तो पंकज शर्मा, शुरुआत आपसे करता हूं। कांग्रेस की कंफ्यूजन दूर होती दिखाई दी। आप ये मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सी कंफ्यूजन की बात कर रहे हो, पर असमंजस की स्थिति जो कुछ सालों से कांग्रेस में हर बड़े मुद्दे पर दिखाई दे रही थी, वो दूर होती दिखाई दी है क्या? असमंजस ऐसा कोई नहीं था। मैं तो ये मानता हूं कि ये कांग्रेस का जो महाधिवेशन है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी की जो दो सबसे बड़ी शक्तियां मोदी के पास हैं, उनको डिमोलिश किया। नरेंद्र भाई मोदी की दो शक्तियां हैं, एक उनकी निजी छवि और दूसरा उनका राष्ट्रवाद का जो संस्करण है वो। तो राहुल गांधी ने उनकी निजी छवि को भी ध्वस्त करने का काम किया और राष्ट्रवाद का जो उनका संस्करण है उस पर भी गंभीर प्रश्न उठाए। राहुल जी ने अपने भाषण में कहा कि एक तो उन्होंने जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके बयान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उससे कैसे लड़ें। तो राहुल जी ने कहा कि क्या जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से छोटी थी? क्या हम अंग्रेजों से नहीं लड़े? तो क्या ये राष्ट्रवाद है? ये सबसे बड़ी बात उन्होंने एक सवाल जो दागा वो ये दागा। दूसरा, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, इशारा किया, संकेत साफ किया अडानी का जिक्र करते हुए, जिसमें यह संदेश साफ था कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री कम हैं, वो राजनेता नहीं हैं, वो तो दरअसल देश को लूटने वाली शक्तियों का रास्ता सुगम बनाने की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो उनके मददगार हैं। तो ये जो दो मुख्य बातें राहुल जी ने, राष्ट्रवाद और उनकी निजी छवि, और राष्ट्रवाद के सिलसिले में उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह, उनका इशारा था कि किस तरह एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लहराने की जोर जबरदस्ती करते हैं कि घरों पर तिरंगा लहराइए, और दूसरी तरफ उन्होंने जो कश्मीरियों के मन में तिरंगा बसा हुआ था, जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से वो तिरंगा उनके मन से दूर हुआ, भारत जोड़ो यात्रा ने वो तिरंगा फिर कश्मीरियों के हाथ में थमा दिया। तो कश्मीर के मामले में भी उनकी कोई नीतियां ऐसी हैं जो नकारात्मक ज्यादा हैं, सकारात्मक नहीं है। तो ये जो दो मूल मुद्दे राहुल जी के भाषण से उभर कर सामने आए हैं, मेरा मानना है कि इससे दो काम होने वाले हैं। इससे एक तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इन सवालों में घिरकर बहुत परेशान होने वाली है, और दूसरा, ये मुद्दे समूची विपक्ष की एक नई परिभाषा को भी गढ़ेंगे। तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने महाधिवेशन में आपने इन दो मुद्दों की जो बात की, तालियों की गड़गड़ाहट में बड़ा उत्साहित होता है कोई भी कि अरे बहुत अच्छी मैंने बात कह दी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तारीख में जो छवि बनी हुई है, राहुल गांधी ने तो यहां तक भी कहा कि 52 साल का मैं हो गया, 52 साल में मैं एक मकान भी अपना नहीं बना पाया। लोगों तक ये बात ले जाना और लोग इस बात को माने, ये अपने आप में टेढ़ी खीर होती है। कह देना और लोगों को समझाना, इसमें दिन रात का अंतर होता है। पंकज भाई, ये मानेंगे? देखिए, यह काम तो कांग्रेस के संगठन को करना होगा, और कांग्रेस के संगठन को भी नई शक्ल देने के लिए इस बार कांग्रेस महाधिवेशन में संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब एआईसीसी के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 1653 हो जाएगी। पहले 8 पीसीसी डेलीगेट्स पर एक एआईसीसी मेंबर चुना जाता था, अब 6 पर चुना जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य हैं उनमें भी अब 25 की संख्या को बढ़ाकर 35 कर दिया गया है, और हर स्तर पर 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को हिस्सेदारी देने की बात भी तय हुई है। तो ये बहुत से कदम हैं जो संविधान में संशोधन करके उठाए गए हैं। अब इसके बाद अगर पार्टी अपना एक अलग शक्ल अख्तियार करती है, और ये जो कांग्रेस महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक हुआ, बाकी जो प्रस्ताव पारित हुए, इनमें कही गई बातों पर सचमुच अमल होता है और ये सिर्फ एक उत्सव धर्मिता बनकर नहीं रह जाता है, तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस उत्सव धर्मिता, आपने बहुत ही अहम शब्द का इस्तेमाल किया, उत्सव धर्मिता।
अब संविधान बचाओ की दुहाई दे रही है कि बेरोजगारी, संस्कृति बचाओ, संविधान बचाओ, ये प्रस्ताव पास किए। अपनी ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में अब सभी सदस्य मनोनीत होंगे। ये संविधान में अपने संविधान में ही संशोधन भी कर दिया। फिर सवाल उठेंगे, रिमोट कंट्रोल होती है पार्टी, एक परिवार का कब्जा है, परिवार जैसे चाहेगा वैसे ही पार्टी चलेगी। नहीं, कार्य समिति के सभी सदस्य नामजद होंगे, इसका संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है। वो तो इस बार जो स्टीयरिंग कमेटी है उसको ये लगा, मतलब संविधान को संशोधित नहीं, सर्कमवेंट कर दिया ना। नहीं है, इलेक्शन नहीं होंगे तो सर्कमवेंट कर दिया ना। अब वो सर्वसम्मति से ये फैसला चूंकि स्टीयरिंग कमेटी ने लिया कि मतदान के जरिए इस बार चुनाव नहीं कराया जाए, तो वो हुआ है। ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर कार्य समिति के चुनाव कराए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बहुत सी बातें होती हैं। 2 बार कार्य समिति के चुनाव हुए हैं पहले, और दोनों बार ये हुआ कि चुनावों में हर वर्ग को, हर अंचल को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया मतदान के जरिए, क्योंकि जो लोग चुनकर आते हैं वो अपनी ताकत पर चुन के आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें उतने ही आदिवासी, उतने ही दलित, उतने ही पिछड़े, उतनी ही महिलाएं चुनकर आ पाए। तो बाद में उन दोनों कार्य समिति के चुनावों में भी जो लोग चुने गए थे उनसे इस्तीफे लिए गए, और फिर सभी को एक प्रतिनिधित्व देने के लिए फिर से नामजदगी करनी पड़ी। तो ये भी एक थोड़े से व्यावहारिक किस्म की मुश्किलें एक संगठन के सामने आती हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि चूंकि कोई और राजनीतिक दल चुनाव नहीं कराता है तो कांग्रेस को नहीं कराने चाहिए। मैं तो मूलतः इस विचार का हूं कि कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव होते तो बेहतर होता। लेकिन ठीक है, अब जो भी हुआ है, 25 से बढ़ के सदस्य 35 होंगे, और जो मुद्दे तय हुए हैं, सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का, आधे से ज़्यादा लोगों को 50% जो रहेंगी जगह वो 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों से भरी जाएंगी। तो ये कदम तो बहुत अच्छे हैं। आगे अगर इनमें इस तरह के लोग आते हैं, एकोमोडेट होते हैं, जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके तो अच्छा होगा। आप नए लोगों को चुनने का, आप 16-17 साल में राहुल जी ने बहुत से नए लोगों को भरपूर मौके दिए, लेकिन अनुभव जो हम लोगों के सामने है, हम सभी ने देखा है कि उन्हीं नए लोगों में से, उन्हीं कम उम्र के लोगों में से उन्होंने कैसे कैसे रंग दिखाए। तो इस बार ये सब करने के लिए थोड़ा एहतियात बरतना जरूरी होगा, इसकी दरकार होगी। इसकी दरकार होगी।